हेलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया था केमिस्ट्री का, और आपको असाइनमेंट जो है प्रैक्टिकल रीजनिंग कंप्लीट करने के लिए दिया है मैंने, और वो जो है आपको 10 जनवरी तक कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो है हम आज से जो है जो चैप्टर नंबर 3 है हम वो ऑनलाइन लेक्चर का स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि सिलेबस जो है हमारा वो रिड्यूस हो चुका है, तो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जो है आपको जो है टॉपिक हम पढ़ाएंगे इसमें। तो इसमें जो है चैप्टर नंबर 3 आप देख रहे हैं, जैसे कि आपकी इस बोर्ड पे आपको नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर जो है हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मैंने जो है इसमें सर्किल किए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसके बाद जो है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, फिर इसके बाद है आइसोटोप, फिर इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेस्ड ऑन बोहर मॉडल, और उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये हमारे टॉपिक हैं। इसके अलावा जो है हम नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि रिड्यूस सिलेबस है हमारा। हम जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को पढ़ने वाले हैं, अभी स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो है मैं कुछ आपको जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो लिखी हुई इसमें आप देख रहे हैं, नज़र आ रही है आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और ये फंडामेंटल पार्टिकल, इनके बारे में जो है मैं कुछ आपको हिस्ट्री बता दूं। देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है हमारा, इसको हम उर्दू में ये कह सकते हैं कि एटमी जो है वो उसका शक्ल जो है वो उसकी क्या होगी, एटम की शक्ल क्या होगी। तो उसको दरियाफ्त करने के लिए या उसको डिस्कवर करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज़ हमारे पास आई हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट और केमिस्ट ने जो है बहुत कंट्रीब्यूट किया है इसके अंदर। तो सबसे पहली एटॉमिक थ्योरी जो है वो आई थी जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जिसके मुताबिक जो है एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ये कहती है कि कोई भी जो एलिमेंट है उसका सबसे छोटा पार्टिकल हमारे पास एटम है, और ये इसका पोस्टुलेट था। इसके अलावा उसने ये कहा कि एटम जो है वो उनकी जो एक एटम दूसरे एटम से मुख्तलिफ हो सकता है, और अगर एक ही एलिमेंट के एटम हो, जैसे अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास हाइड्रोजन के ही एटम्स हैं हमारे पास, जैसे हाइड्रोजन के बहुत सारे एटम्स हैं, तो उनकी जो शक्ल होगी वो एक जैसी होगी। मगर हमारे पास अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो उनकी शक्ल जो है वो क्या होगी, मुख्तलिफ होगी। उसने ये हमें पोस्टुलेट दिए थे। उसमें जो फर्स्ट पोस्टुलेट है उसका, जिसमें एटम के नाइदर बी डिस्ट्रीब्यूट या के नाइदर बी इनविजिबल, के नाइदर बी इंडिस्ट्रक्टेबल। तो इसके लिए जो है आगे जो दूसरी थ्योरीज आई, उन्होंने इस पोस्टुलेट को जो है वो कहा कि एटम को जो है मज़ीद तकसीम किया जा सकता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एटम को जो है मज़ीद तकसीम नहीं किया जा सकता, मगर जो दूसरी थ्योरीज आई, जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, वो ये कहती है कि एटम को मज़ीद तकसीम किया जा सकता है, और एटम मज़ीद तकसीम होकर सब एटॉमिक पार्टिकल के अंदर हम उसको देख सकते हैं। तो एटम के अंदर मज़ीद पार्टिकल हैं जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनकी जो डिस्कवरीज जो हैं वो डिफरेंट साइंटिस्ट ने की हैं। आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफ खाली ये बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो जे थॉमसन ने की थी, और प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, वो की थी हमारे पास गोल्डस्टाइन ने, और न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है वो जेम्स कैडविक ने की थी। और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट जब इनकी थ्योरी डिस्कवर हो गई तो इसके बाद पता चला कि इनके ऊपर चार्जेस जो आते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। तो इन बातों को जो है कन्फर्म किया था रेडियो एक्टिविटी ने। रेडियो एक्टिविटी क्या चीज़ होती है? रेडियो एक्टिविटी को आप यूँ समझ लीजिए कि हमारे पास पीरियडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, जो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, पेज नंबर 64 में मौजूद हैं। उसमें अगर आप देखें तो उनमें वो एटॉमिक नंबर जिनका एटॉमिक नंबर 82 से अबव है, मतलब ये है कि जिनका एटॉमिक नंबर 83 है, 84 है, इस तरह से आगे जितने भी जा रहे हैं, तो वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से अबव है, वो हमारे पास ऐसे एलिमेंट हैं जो अल्लाह ताला ने ऐसे एलिमेंट बनाए हैं जिसके अंदर से इनविजिबल, जो हमें ना दिखने वाली, इनविजिबल का मतलब ना दिखने वाली, या इनविजिबल का मतलब ये है कि जो उसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो रेज़ जो है वो इमिट करते हैं या खारिज करते हैं। वो एलिमेंट जो हमारे पास इनविजिबल रेज़ इमिट करते हैं, उन एलिमेंट को हम कहते हैं
रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो वो एलिमेंट कौन से हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से अबव है, जैसे 83, 84 वाले। तो जो 82 है वो हमारे पास रेडियो एक्टिव रेज एमिट नहीं करता। वो 82 जो एलिमेंट है, अगर आप उसको पीरियडिक टेबल में देखेंगे, उस एलिमेंट का नाम है लेड, LEAD, लेड। और उसका सिंबल जो है PB है, जिसको हम प्लम्बम भी कह सकते हैं। तो लेड जो है इंग्लिश लेटर में लिखा जाता है, इसको हम लेड लिखते हैं, मगर इसका एब्रीवेशन जो है PB होता है। तो हमारे पास जो ये रेज थी, ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसके अंदर जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया, उसमें से 3 रेज निकलती थी। और उन रेज का नाम जो है मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। एक है अल्फा रेज, ये दूसरी है बीटा रेज, और तीसरी है गैमा रेज। तो ये तीनों रेज जो है वो कोई भी एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर 82 से अबव है, वो ये रेज इमिट करती हैं। अल्फ़ा रेज, बीटा रेज और गैमा रेज। अल्फ़ा रेज के ऊपर जो चार्ज आता था, जो ये पुराने एक्सपेरिमेंट से साबित है, जो हम इस साल नहीं पढ़ेंगे, इस साल रेडियो सिलेबस इसलिए हम नहीं पढ़ रहे, हम रदरफोर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको पुराना बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ कि अल्फ़ा रेज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और बीटा रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और गैमा रेज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये न्यूट्रल जो है वो रेज होती है, ये यूँ समझ लें, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो अब हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसको स्टार्ट करने से पहले आप यूँ समझ लीजिए कि अभी तक हमें ये पता है कि एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, मगर इनकी हमें प्लेस नहीं पता, किस जगह पर होते हैं, उसकी शक्ल हमें अभी तक नहीं पता। तो इसकी शक्ल को, या पहला जो एटॉमिक मॉडल जो आया है हमारे पास जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बाद, वो ये है जो हम पढ़ने वाले हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है हमारे पास, रदरफोर्ड ने जो है 1911 के अंदर जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था। पहले एक्सपेरिमेंट किया था, फिर ऑब्जर्वेशन की, फिर इसके बाद उसने कंक्लूजन ड्रॉ किए थे। सही है। तो इससे अब जो है आपको मैंने थोड़ा बैकग्राउंड दे दिया है। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट बोर्ड में रदरफोर्ड ने जो है हमारे पास, आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया गया है, रेड कलर में आप देख रहे हैं। और ये जिस ब्लॉक में लिया गया है वो ब्लॉक बना हुआ है लेड का। लेड का ब्लॉक ये बना हुआ है। लेड का ब्लॉक इसलिए रखा गया है क्योंकि रेज जो है वो साइडों पर ना निकलें। मतलब ये कि रेज जो है इन साइडों पर ना जाए, वो सीधी जो है सीधी निकलें। इस जगह से खाली उन्होंने होल खाली किया हुआ है, इस जगह से सीधी वो रेज निकलें। तो अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया, वहाँ से अल्फ़ा रेज निकलेंगे। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि जितने भी हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो इनविजिबल रेडिएशन इमिट करती हैं, जिसमें हमारे पास अल्फ़ा रेज है, बीटा रेज है, गैमा रेज भी है। तो यहाँ पर जो है उसने जो है रखा यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है रख कर उन्होंने आगे जो है एक गोल्ड एटम है हमारा, उसकी बिल्कुल थिन आखिर, जैसे समझ लें आप मिठाई की दुकान वगैरह पे आप देखते हैं कि मिठाइयों के ऊपर जो एक चांदी सी वो बिल्कुल लगी होती है, बिल्कुल बारीक सी पन्नी सी लगी होती है, इस टाइप की बिल्कुल ही यूँ समझ लीजिए कि बहुत ही थिन जो है वो गोल्ड थिन फॉइल ली गई है इसमें। वो तकरीबन 0.000005 मीटर की है, यूँ समझ लें बहुत ही ज़्यादा थिन है। उसको लिया गया है और उसको जो है उससे पहले जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फ़ा रेज इमिट कर रहा है और ये गोल्ड से जाके टकरा रही हैं। टकराने के बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर से जो आप देख रहे हैं, ये हमारे पास एक स्क्रीन लगाई गई हमने, और ये स्क्रीन पर जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो यहाँ से जो रेज पास होंगी वो वहाँ पे किस तरह से नज़र आएंगी। आपको मज़ीद जो है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से यहाँ से जो है वो रेज चली और यहाँ पे अल्फ़ा रेज जो है ये टकराएंगी गोल्ड फॉइल से, और ये डिफरेंट आप देख सकते हैं सर, ये आप जो है डिफरेंट स्पॉट में जो आप देख सकते हैं कि आपको नज़र आ रही है कि यहाँ स्पॉट हुआ, यहाँ स्पॉट हुआ। तो ये डिफरेंट रेज जो हैं जा रही हैं इसमें से। सही है, रेज यहाँ से गई और ये डिफरेंट उसको जो है गोल्ड फॉइल से आप देख रहे हैं, गोल्ड फॉइल से किस तरह टकराई है, और वो आपको डिफरेंट जो है वो नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि गोल्ड फॉइल ये है हमारे पास, गोल्ड फॉइल है, ये अल्फ़ा रेज आ रही है यहाँ पे,
इसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया, ये वही लेड का बना हुआ है, ये हमारे पास डिटेक्टर स्क्रीन दायरे के अंदर या सर्कुलर फॉर्म में रखी गई है। अच्छा, मज़ीद इसको आप देख सकते हैं, अगर इसको हम जूम करें तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल थे आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल, यहाँ से ये आपको नज़र आ रहा है अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। या अब अल्फ़ा पार्टिकल ज़्यादातर जो है ये गोल्ड का एटम जो है, ये गोल्ड, अब ये येलो कलर से देख रहे हैं, ये गोल्ड का एटम, उसको उनको माइक्रोस्कोप से जूम करके दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो है वो अल्फ़ा रेज सीधी सीधी जा रही हैं। ज़्यादातर हमारे पास आप देखते हैं ये बीम ऑफ अल्फ़ा है, ये सारी मेजॉरिटी ऑफ अल्फ़ा रेज जो है वो अनडिफ्लेक्टेड या सीधी सीधी चली गई। अच्छा, अब इसके अंदर जो है कुछ रेज जो है वो डिफ्लेक्ट हुई है, जैसे ये हमारे पास ये डिफ्लेक्ट हुई, ये भी डिफ्लेक्ट हुई, और एक रेज जो है यूँ समझ लें कि एक पार्टिकल जो है वो टकरा के बिल्कुल बाउंस बैक हुआ है। तो बाउंस बैक इसलिए हुआ है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कोई ना कोई मैसिव बॉडी है या कोई वज़नदार चीज़ जगह है वहाँ पे जो उसको टकरा के पीछे भेज रही है, क्योंकि अल्फ़ा रेज खुद जो है वो इतना वज़नी होगा। अल्फ़ा रेज का मतलब यहाँ पर ये है कि डबल प्रोटॉन, तो जो हमारा जो हाइड्रोजन होता है, आप यूँ समझ लीजिए कि हीलियम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये अल्फ़ा रेज किस्म की हीलियम न्यूक्लियाई होती हैं। मतलब हीलियम, जितना हीलियम का चार्ज, जितना हीलियम का वज़न है उतना ही अल्फ़ा रेज का वज़न है। तो अब इतना डबल वज़न होता है उसका, प्रोटॉन से डबल, तो ये वहाँ पे जो है वो टकरा के पीछे आ जाए। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर कोई ऐसी वज़नी बॉडी है जो इसको भी पीछे धकेल रही है। इसको मज़ीद आप दूसरी उसमें और मज़ीद इसको देख सकते हैं आप इसमें। अब इसमें वही चीज़ दोबारा दिखाई गई है, मगर इसमें हमें नेगेटिव चार्ज भी आपको इसमें नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से अल्फ़ा रेज चली और ये जो है वो ज़्यादातर उससे पास हो गई, और एक जो है ये टकरा के यूँ पीछे की जानिब आई है, बाकी जो है वो ज़्यादातर अनडिफ्लेक्टेड रही है, ये डिफ्लेक्ट हुई है खाली। तो अब इन्होंने नतीजा क्या निकाला, उन्होंने ये नतीजा निकाला कि जो हिस्सा जो टकरा के पीछे भेज रहा है वो हिस्सा, उस हिस्से को जो है वो रदरफोर्ड ने एक नाम दिया। अब वो नाम क्या दिया ये आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बता रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर कि जो पॉजिटिव चार्ज है, अब अल्फ़ा रेज के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, अल्फ़ा रेज भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता तो ये वहाँ पे जाके स्टिक हो जाते। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि ये स्पीड में आई और वहाँ पे टकरा के पीछे आ गई, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव हमेशा रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। और नेगेटिव चार्ज जो आप इसको नज़र आ रहे हैं, वो नेगेटिव चार्ज की वज़न इतना कम है कि वो जो अल्फ़ा पार्टिकल जो आ रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज को बहा के अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो स्टिक नहीं हो, इसलिए स्टिक नहीं हो रहे क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसका वज़न बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डबल प्रोटॉन का उसका वज़न है, आप यूँ समझ सकते हैं। तो इसलिए ये मेन जो हिस्सा है जो इसको टकरा के पीछे भेज रहा है वो हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज वाला हिस्सा है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मज़ीद इसको आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो है आपकी बुक में भी ये डायग्राम इस तरह की बनी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ से जो ये सारे पॉजिटिव पार्टिकल चले और ये सीधे सीधे चले गए, और एक पार्टिकल जो है पीछे की जानिब आया है और वो टकराया है किस ऐसी जगह से जिसका वज़न है। तो उस हिस्से को उसने नाम दिया, क्या नाम दिया, लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये नाम दिया रदरफोर्ड ने इसको न्यूक्लियस। तो उसने पहली मर्तबा वर्ड इस्तेमाल किया न्यूक्लियस। उसने ये कहा कि एटम के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसका वज़न होता है, कुछ ना कुछ वज़न ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। तो अब उसने जो है, आप बाकी आप देख सकते हैं इसमें रेज जो है सीधी सीधी जा रही है, और मज़ीद इसको उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, उसने ऑब्जर्व ये किया कि मेजॉरिटी ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल रिमेन अनडिफ्लेक्टेड। तो ज़्यादातर जो आप पार्टिकल देख रहे हैं ये अनडिफ्लेक्टेड गए हैं ज़्यादातर, ये लाइन देख लें, ये लाइन देख लें, और अ फ्यू ऑफ देम डिफ्लेक्टेड, इसमें से कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट हुए, जैसे ये डिफ्लेक्ट हुआ, ये डिफ्लेक्ट हुआ हमारे पास। तो कुछ डिफ्लेक्ट हुए हैं, कुछ डिफ्लेक्ट नहीं हुए, और जो डिफ्लेक्ट हुए हैं उसमें से एक बाउंस बैक करा है। तो उसने जो लिखा है ओनली वन ऑफ देम बाउंस बैक इंडिकेटिंग दैट सम मासिव बॉडी प्रेजेंट ओवर दियर। तो यहाँ पे कोई वजनी बॉडी है जो उसको पीछे की तरफ धकेल रही है। उसने उसका नाम जो है इस्तेमाल किया न्यूक्लियस, और एक मतलब पहली मरतबा इस्तेमाल हुआ न्यूक्लियर एटम का वर्ड इस्तेमाल हुआ, और ये न्यूक्लियस का वर्ड इस्तेमाल हुआ। ये इसने ऑब्जर्व किया। मज़ीद आप देख सकते हैं उन्होंने फिर ये कंक्लूजन निकाला कि जो रदरफोर्ड ने, अब ये जो कंक्लूजन है ये उसका रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, यूँ आप कह सकते हैं। ये जो आपको अब जो शक्ल नज़र आ रही है आपको, इसके अंदर आप देख रहे हैं सेंटर में जो है ये हमारा न्यूक्लियस है, जिसके अंदर जो है वज़नी पार्टिकल मौजूद हैं।
बाकी सराउंडिंग के अंदर आप देख रहे हैं इसके इर्द गिर्द ये सराउंडिंग जो सर्कुलर में बनाई गई है, वैसे सर्कुलर होती नहीं है, ये खाली किताब के अंदर बनी हुई है। तो सर्कुलर जो है होती नहीं है। अब ये सर्कुलर किस तरह नहीं होती, आप यूँ, ये तो उसको हम आगे पढ़ेंगे मजीद। इसमें आप यूँ समझ लीजिए कि सेंट्रली जो है वो न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर रहा है, न्यूक्लियस के अंदर वजनी पार्टिकल मौजूद हैं, और वो वजनी पार्टिकल कौन से हैं, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो दो पार्टिकल, हमारे पास तीन पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें से जो वजनी पार्टिकल है वो हमारे पास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और तो वजनी पार्टिकल यहाँ लाई कर रहे हैं या यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहा है। तो और इसके अलावा इसका ज़्यादातर हिस्सा खाली है, जो आप वाइट जो आप जो हिस्सा देख रहे हैं, ये ज़्यादातर हिस्सा एटम का खाली है, तभी वो अनडिफ्लेक्टेड जा रहे थे। आप देख सकते हैं पहला पॉइंट उन्होंने लिखा, एटम कंसिस्ट ऑफ लार्जली एम्प्टी स्पेसेस। ये जो वाइट कलर से देख रहे हैं ये ज़्यादातर एम्प्टी स्पेसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे होते। एटम सेंट्रली कंसंट्रेटेड मासिव रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। उसने पहली मरतबा न्यूक्लियस का वर्ड इस्तेमाल किया और कहा कि जो मासिव बॉडी है उसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। और इसके अलावा उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा कहाँ मूव करेंगे, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग आउटसाइड द न्यूक्लियस इन एनी पाथ और ऑर्बिट। वो किसी भी पाथ में मूव कर रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो दायरे में ही मूव करें। वो यूँ समझ लीजिए कि वो ज़रूरी नहीं है कि दायरे में ही मूव करें, वो यूँ भी मूव कर सकते हैं, यूँ भी मूव कर सकते हैं, किसी भी दूसरे शेप में मूव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सर्कुलर पाथ हो, वो इस तरह से भी मूव कर सकते हैं। यूँ समझ लीजिए यूँ मूव कर रहे हो तो किसी भी पाथ में वो मूव कर सकते हैं। तो इसमें बेटा आपने बात ये ध्यान में रखनी है कि जो एटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो क्या है, हमारा खाली हिस्सा है। और इसमें जो है हम ये कह सकते हैं कि जो सेंट्रली जो है वो हमारा न्यूक्लियस लाई करता है, और उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। और सेंट्रल में जो हिस्सा है उसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसलिए जो है जो न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल हैं हमारे, वो खाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके इर्द गिर्द मूव कर रहा है। अब सवाल ये किया कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्यों नहीं मिल जाते। मतलब ये है कि ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये रेड कलर से इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस का हिस्सा है, ये आपस में मिल क्यों नहीं जाते। उसका रीज़न ये है कि जो न्यूट्रॉन है उसको मिलने नहीं देते, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन करीब आते हैं न्यूक्लियस के, तो वहाँ पे जो न्यूट्रॉन मौजूद है न्यूक्लियस के पास, वो उसको आपस में मिलने नहीं देते। तो जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन कभी भी उसके अंदर नहीं आ सकता, न्यूक्लियस के अंदर, ये ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा जो है तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग आउटसाइड द न्यूक्लियस इन एनी पाथ और ऑर्बिट। किसी भी पाथ में या किसी भी ऑर्बिट में या किसी भी शेल में मूव कर रहा होता है, यूँ समझ लीजिए। ज़रूरी नहीं कि सर्कुलर पाथ ही हो, किताब के अंदर बनी हुई है, ज़रूरी नहीं है वो जो किताब में जो है, ये तो उन्होंने पुराना एडिशन है इसलिए। अब तो न्यू बुक के अंदर जो है इसका शेप ये नहीं है, सर्कुलर पाथ को फॉलो नहीं करता। अब वो ये पहले ही की बात थी, तो इसलिए हम पहले की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो इसको आपको बताया जा रहा है। न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये इनका जो है आप जो है वो रदरफोर्ड ने जो है कंक्लूजन निकाला है, ये कंक्लूजन आप देख सकते हैं। और इसमें जो है ये लेक्चर जो है हमारा आज का इतने लेक्चर था। इसमें जो है आपको कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, जो